जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम 1 मार्च 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने पहले शिफ्ट का आज एग्जाम दिया था वह नीचे कमेंट में ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे गए थे। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि IAAF का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2030 में हुआ था उसमें किस खिलाड़ी ने भारत का पदक जीता था, यानी कि इस टूर्नामेंट में किसने भारत की तरफ से पदक जीता था। तो इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। क्या नाम है? अंजू बॉबी जॉर्ज। इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में और इस प्रकार से IIF के वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। तो 2003 में इन्होंने ये जीता था। आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन इसका हुआ था पेरिस में। तो देख सकते हैं आप कि 2003 से यहां पर प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि तहकीक ए हिंद नाम की जो पुस्तक है इसका हिंदी नाम है भारत की खोज। तो इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रिपीटेड भी है। तो अल बरूनी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अल बरूनी कहाँ के थे? तो ये थे ईरान के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बृहत संहिता नाम की जो पुस्तक है इसे बराह मिहिर ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने लिखा है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस की बात करते हैं तो विशाखा दत्त ने लिखा है। और राज तरंगणी की बात करते हैं तो कल्हड़ जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और ये सारी पुस्तकें कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो मसात्सुगु असाकावा। क्या नाम है? मसात्सुगु असाकावा, जो कि है जापान देश के। वह इस समय एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1966 को, ये 19 है तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष कौन है। पिछले साल ही बने थे, हमारे देश के हैं, तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो ये प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हुआ है। तो इसमें हमारे अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उसे जीत लिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, लेकिन बाद में गांधी जी के द्वारा कहे जाने पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहां पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है त्रिपुरी, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर इस्तीफा देने के बाद में 1939 में ही नेताजी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया गया था। और यह प्रश्न भी एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो यह भी आपका रिपीटेड ही प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में यूनेस्को विरासत स्थल की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, भारत में यूनेस्को विरासत की संख्या है 38। अब बहुत सारे स्थानों पे आप ये पढ़ेंगे कि इनकी संख्या 40 हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी संख्या हमारे देश में 38 है। तो आप कहेंगे कि भैया अभी जो पिछले साल रिपोर्ट आई थी उसमें मध्य प्रदेश के 2 शहर भी शामिल हुए थे। कौन कौन से थे? तो एक तो आपका था ओरछा और एक आपका था ग्वालियर। तो ये दोनों शहर शामिल हुए थे। लेकिन अगर आप लोग यूनेस्को की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अभी 38 सिटी ही हमारे भारत के यूनेस्को हेरिटेज साइट की श्रेणी में शामिल है। तो आपको 38 ही याद रखना है। और वैसे अगर हम लोग पिछले साल की बात करते हैं तो यूनेस्को का जो सम्मेलन होने वाला था वह भी आयोजित नहीं हुआ था। तो इसीलिए ऑफिशियली यहां पर कोई भी हेरिटेज साइट हमारे देश से शामिल या फिर किसी देश से शामिल नहीं हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एनटीपीसी में इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि 2017 में कौन शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा अहमदाबाद शामिल हुआ था। ये हमारे देश का पहला विरासत शहर था जो कि यूनेस्को साइट में शामिल हुआ था। 2018 की बात करते हैं तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में ये शामिल किए गए थे। और 2019 में जो सबसे नवीनतम यानी कि 38वें नंबर का है ये राजस्थान का है जयपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले साल हमारे देश की सरकार
सरकार ने 2 स्थलों को यहां पर यूनेस्को साइट की श्रेणी में शामिल करने के लिए भेजा था। कौन कौन से थे? तो एक तो आपके थे दक्कन सल्तनत के स्मारक और किले, और फिर हमारा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों को पिछले साल भारत सरकार ने भेजा था। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि गोल गुंबद का निर्माण किससे हुआ है? तो गोल गुंबद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण ग्रे बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। हालांकि बाद में 2 से 3 लोगों ने इसे कंफर्म कराया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि जो गोल गुंबद है इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है, यानी कि किस राज्य में यह स्थित है। तो ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में है बीजापुर, वहां पर आपको मिलेगा गोल गुंबद। 1626 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और 1656 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ध्यान रखिएगा, आदिल शाह डायनेस्टी के थे मोहम्मद आदिल शाह, तो उन्हीं का टंब है गोल गुंबद। तो कहां पर है? कर्नाटक के बीजापुर में है। इंडो इस्लामिक शैली में इसका निर्माण किया गया है और वास्तुकार हैं याकूत। क्या नाम है इसके? आर्किटेक्चर का नाम है याकूत। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। फिर एक आसान सा प्रश्न पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये आपको मिलेगा। तो एयरपोर्ट पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक शेयरिंग डिवाइस नहीं है? तो इस प्रश्न के ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था और कौन कौन से ऑप्शन यहां पर दिए गए थे। फिर प्रश्न पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अभी दिसंबर महीने में 2020 के लिए रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारा देश था 131वें स्थान पर। किस पे था? 131वें स्थान पे था। 2019 की रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा देश 129वें स्थान पे था। और अगर हम लोग 2018 की बात करते हैं तो इसमें हमारा देश 130वें स्थान पे था। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे यहां पर हमेशा ही होता है नॉर्वे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 2019 और 18 में जो भारत का स्थान रहा है वह आपके एनटीपीसी परीक्षा में ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है, तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि 2019 में कौन अलग हुआ तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कतर। कौन? कतर 1 जनवरी 2019 से आधिकारिक तौर पर ओपेक से अलग हो गया था। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2020 में कौन अलग हुआ था, तो 2020 में अलग हुआ था इक्वेडोर। कौन? इक्वेडोर इससे अलग हुआ था जनवरी 2020 में। ओपेक का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका पूरा नाम है। स्थापना हुआ था सितंबर 1960 में। मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रिया देश है यूरोप का, यह ओपेक का मेंबर नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मोहम्मद बरकिंदो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो यहां पर आपके सामने सारे आउटपुट डिवाइस दिए गए हैं, इसमें से जो भी आपका ऑप्शन रहा होगा वह करेक्ट रहा होगा। तो मॉनिटर हो गया, स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर हो गया, जीपीएस डिवाइस हो गया। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता को लिखा है प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता लिखी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि NRDWP का पूरा नाम क्या है? तो ये हमारे केंद्र सरकार की एक योजना है। इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि ऐसी योजनाएं जिनको हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा चलाया जाता है। तो अगर हम लोग NRDWP स्कीम की बात करते हैं तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। 50% जो इसमें खर्च होता है वह केंद्र सरकार देती है, बाकी का जो 50% है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि रिपीटेड है, आसान भी बहुत है, भारत में परमाणु प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ये है होमी जहांगीर भाभा जी। कौन है? होमी जहांगीर भाभा जी।
और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, तो वो हमारे हैं विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनके बारे में तो आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2019 में यूनेस्को ने किस चर्च को इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स की सूची से हटाया था? तो ये जो चर्च है वह आपको मिलेगा पैलेस्टीन में। कहां पर? पैलेस्टीन, यानी कि जो इजराइल वाला हिस्सा है वहां पर आपको मिलेगा बेथलेहम चर्च। क्या नाम है? बेथलेहम चर्च। अगर हम लोग इस चर्च की बात करते हैं तो यूनेस्को के द्वारा 2012 में इसको अपने हेरिटेज सूची की साइट में शामिल किया गया था। लेकिन ऐसे साइट्स जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है, यानी कि जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब होती है, उनको यूनेस्को के द्वारा इंटेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची में रख दिया जाता है। तो 2019 में क्या हुआ? 2019 में यूनेस्को के द्वारा इसको अपने इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट की सूची से हटा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैलेस्टीन में ये मिलेगा, 2012 में ये शामिल हुआ था। और इस चर्च की अगर हम लोग खास बातों पर नजर डालें तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भगवान यीशु थे, यानी कि ईसा मसीह थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। तो ऐसा यहां पर मान्यता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही आसान, कि आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। फिर पूछा गया था कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये कहां से शुरू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1820 में। किसके द्वारा? टॉमस मुन्नो के द्वारा इसकी शुरुआत बंगाल में की गई थी। कहां पर? बंगाल में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन है? तो ब्राजील के हैं अकीम स्टीनर। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और वही इस समय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष है। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये भी काफी आसान सा प्रश्न था। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया कि जो पहला होमोसेपियंस मानव है वह कहां पर पाया गया था? तो 2017 की बात है। उस समय अफ्रीका का जो मोरक्को देश है वहां पर खुदाई होती है और वहां पे जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर यह बताया गया कि दुनिया का जो सबसे पुराना होमोसेपियंस है वह आपके अफ्रीका में मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। 2017 में इसे प्राप्त किया गया था। फिर पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी अलग है? तो ये आपके संभवतः रीजनिंग का प्रश्न था। कई सारी नदियां दी गई थी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी की बात करते हैं तो ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। वहीं पर अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो इसे आप हिमालयन रिवर की कैटेगरी में रखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा होगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि बाणभट्ट किसका कवि था? तो बाणभट्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके हर्षवर्धन के कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के ये कवि थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित। तो हर्षचरित से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा हर्षचरित नाम की जो पुस्तक है उसे लिखा है बाणभट्ट ने और ये हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। फिर एक प्रश्न था कि श्रवण बेलगोला किससे निर्मित है? तो श्रवण बेलगोला की बात करते हैं तो वैसे यह एक कर्नाटक में स्थान है। कहां पर है? कर्नाटक में यह एक स्थान है। और श्रवण बेलगोला में आपको मिलेगा गो मातेश्वरा का मूर्ति, यानी कि जो गो मातेश्वरा का स्टैचू है वह आपको मिलेगा श्रवण बेलगोला में। यह दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्ति है, यानी कि एक पत्थर से बनाई गई दुनिया की यह सबसे बड़ी मूर्ति है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा जो भी अन्य क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे जब मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करूं तो उसमें उन सभी क्वेश्चन को ऐड कर सकूं। बाकी जिन भी लोगों ने दूसरे शिफ्ट का एग्जाम दिया है वह अपने क्वेश्चन को 9838443100 के ऊपर अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 9838443100 ये है मोबाइल नंबर। इसके ऊपर आप अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।